12 जुलाई 2024 रात को 3:30 पर अचानक से एक लैंडस्लाइड होता है और अपने साथ 2 पैसेंजर बसेस को बहाकर ले जाता है, जिसमें 65 जिंदगियां सवार थी। उनमें से 7 इंडियन और बाकी नेपाली थे और इन 65 लोगों में से 62 लोग हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही सरवाइव कर पाया है। अंधेरे में खेली रहे थे, भगवान का नाम लीजिए, हमें बहुत नहीं हो, भगवान ने बचाया बनी खेली रहे थे, कहाँ खेली रहे थे। और अब तक की अपडेट के हिसाब से 19 डेड बॉडीज को रिकवर किया जा चुका है और बाकी लोग अब तक मिसिंग हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि अब तक दोनों बसेस में से किसी एक का भी पता नहीं चल पाया है। इस दुर्घटना से दर्जनों परिवार टूट गए और ये एक्सीडेंट अपने पीछे एक ऐसा शून्य छोड़ गए जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। ये दुर्घटना एग्जैक्ट किस जगह पर हुई है, ये दोनों बसेस अपनी जर्नी एग्जैक्ट कहाँ से शुरू किया था, लैंडस्लाइड के पीछे का कारण क्या है, और सबसे खास बात, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जानेंगे ये सारी बातें आज की इस छोटी सी वीडियो में। 12 जुलाई 2024 को नेपाल के पर्सा जिला के बिरगंज शहर से एंजल नाम की एक बस 24 पैसेंजर्स को लेकर काठमांडू जा रही थी। बिरगंज से काठमांडू की डिस्टेंस लगभग 275 किलोमीटर है, तो वहीं दूसरी तरफ गणपति नाम की एक बस काठमांडू से 41 पैसेंजर्स को लेकर रौतहट जिला के गौर शहर की ओर जा रही थी। काठमांडू से गौर की डिस्टेंस लगभग 350 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने के कारण इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए बस को 10 घंटे से भी ज्यादा लग जाते हैं। अगर रास्ता पूरी तरह से क्लियर रहा और किसी भी किस्म का ट्रैफिक जाम नहीं हुआ तो इसी रास्ते में एक जगह का नाम है सीमलताल, जहां पर यह दुर्घटना हुई है। लैंडस्लाइड के मामले में ये जगह बहुत ही रिस्की है। यहाँ पर अक्सर बरसात के टाइम में लैंडस्लाइड होती रहती है। ये जगह नारायणगढ़ और मुगलिंग के बीच में पड़ता है। जब ये दोनों बसेस रात को लगभग 3:30 बजे सीमलताल पहुंचती है तो अचानक से ये लैंडस्लाइड हो जाती है और इन दोनों बसेस को अपने साथ त्रिशूली नदी में गिरा देती है। और भारी वर्षा के कारण नदी में पानी का सतह बहुत ज्यादा था। ये तो आप जानते ही होंगे कि पहाड़ी इलाकों के नदी में पानी का बहाव बहुत तेज होता है, जिसके नतीजे में कुछ ही मिनट के अंदर दोनों बसेस को बहा ले जाती है। पहाड़ में इस नदी को त्रिशूली नदी बोलते हैं और तराई में नारायणी नदी बोलते हैं। और जब ये नदी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में जाती है तो इसी नदी को गंडक बोला जाता है। यानी त्रिशूली, नारायणी और गंडक एक ही नदी का नाम है अलग अलग जगह पर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब तक इस एक्सीडेंट को 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों बसेस में से किसी एक का भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन रुका नहीं है, लगातार चल रहा है। आई होप रेस्क्यू टीम इन बसेस को जल्द ही ढूंढ निकालेगी। अब बात करते हैं ये सड़क नेपाल के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और क्यों सिर्फ इस एक रास्ता के बंद होने से नेपाल की आर्थिक स्थिति और विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू जाने वाला ये रास्ता इकलौता ऐसा रास्ता है जहां से बड़ी गाड़ी राजधानी तक जा सकती है। ये सड़क देश के तराई एरिया को राजधानी से जोड़ने वाली मेन रोड है, जिससे बिजनेस, टूरिज्म और रोज की जिंदगी में यूज की जाने वाली चीजों की सप्लाई की जाती है। खासकर ये सड़क उनके लिए लाइफलाइन की तरह है जो लोग पहाड़ों में रहते हैं। 2023 के इस रिपोर्ट को देखिए। 2023 में 3 लाख सिर्फ इंडियन टूरिस्ट ने नेपाल विजिट किया है और ये सिर्फ वो लोग हैं जो बाई एयर नेपाल में एंट्री की है। और बाई रोड विजिट करने वाले इंडियन टूरिस्ट 1 मिलियन या उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बाई रोड जाने वाले का एक्यूरेट डेटा उपलब्ध नहीं है। और इसकी वजह है बॉर्डर का खुला हुआ होना, क्योंकि इंडियन और नेपाली बगैर पासपोर्ट और वीजा के एक दूसरे का बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। जो लोग बाई रोड नेपाल में एंट्री करते हैं वो तो इस सड़क का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन जो लोग बाई एयर भी अगर एंट्री करते हैं तो वो भी काठमांडू से दूसरी पर्यटकीय स्थल पर जाने के लिए इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। तो इस रूट के बंद होने पर आप सोच सकते हैं कि नेपाल को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इस सड़क की स्थिति का नेपाल की इकोनॉमिक ग्रोथ, पहुंच और देश के डेवलपमेंट पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। लैंडस्लाइड या ट्रैफिक जाम जैसे फैक्टर की वजह से इस सड़क में रुकावट का काठमांडू और पूरे देश पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए नेपाल की प्रगति के लिए इसका सुधार और मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। और शायद इन्हीं सारे कारणों को देखते हुए नेपाल ने इसके विकल्प में प्लान बी लेकर आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तराई को पहाड़ और खासकर राजधानी से जोड़ने के लिए पिछले कुछ सालों से एक और हाईवे का तेजी से निर्माण किया जा रहा है, जिसका डिस्टेंस भी कम है और इस सड़क में लैंडस्लाइड जैसे एक्सीडेंट का खतरा भी ना के बराबर है। तो ऑब्वियसली ये सड़क संचालन होने के बाद मुगलिंग नारायणगढ़ वाले रोड का ट्रैफिक तो कम होंगे ही, जिससे एक्सीडेंट रेट भी घटेंगे और देश का इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। टॉपिक पर वापस आते हैं और बात करते हैं लैंडस्लाइड होता क्यों है। जिसने
नेपाल को वर्षों से परेशान किया है। ये खूबसूरत हिमालयी देश इन प्राकृतिक डिजास्टर के खतरे से लगातार जूझ रहा है। आइए इन लैंडस्लाइड्स के पीछे के रीजंस और पॉसिबल सॉल्यूशन का पता लगाते हैं। 12 जुलाई 2024 सीमलताल लैंडस्लाइड, लगभग 60 आदमी मारे गए। सेम उसी दिन 12 जुलाई 2024 पोखरा लैंडस्लाइड, 11 आदमी मारे गए, जिसमें से 7 लोग तो एक ही फैमिली के थे। 7 अगस्त 2024 बागलुंग लैंडस्लाइड, 12 आदमी मारे गए। 28 जुलाई 2024 गोरखा लैंडस्लाइड, 2 आदमी घायल हुए। इनमें से कोई भी घटना पुरानी नहीं है, ये सारी घटनाएं हाल ही में घटी हुई घटनाएं हैं। इस तरह से नेपाल में हर साल सैकड़ों आदमी लैंडस्लाइड से मारे जाते हैं। वैसे तो लैंडस्लाइड के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है नेपाल में भारी वर्षा का होना और पहाड़ों का नरम मिट्टी का होना। नेपाल का पहाड़ी इलाका भारी वर्षा के साथ मिलकर इसे लैंडस्लाइड के लिए सेंसिटिव बनाता है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो खड़ी ढलाने, ढीली मिट्टी और बार बार आने वाले भूकंप इसका मेन कारण है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, बढ़ती वर्षा की तीव्रता और अनियमित मौसम पैटर्न, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को हटाने से मिट्टी कमजोर हो जाती है और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो अनस्टेबल कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और रोड कंस्ट्रक्शन। वैसे तो रोड हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, लेकिन लैंडस्लाइड के कारणों में से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए ढलानों में कटौती की जाती है, जिससे जमीन अनस्टेबल हो सकती है, जिससे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। अनुचित जल निकासी प्रणालियों से पानी जमा हो सकता है, जो मिट्टी को कमजोर करता है और लैंडस्लाइड को ट्रिगर करता है। सड़क निर्माण के लिए पेड़ों और झाड़ियों को काटने से मिट्टी कमजोर हो सकती है। बड़ी बड़ी गाड़ियां और मशीनरी के उपयोग जैसी निर्माण गतिविधियां कंपन पैदा कर सकती है, जो ढलानों को अनस्टेबल कर सकती है, जो कि कहीं न कहीं लैंडस्लाइड के खतरे को बढ़ावा देती है। ये सारे तो लैंडस्लाइड के रीजंस है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इन सारी कारणों की वजह से हमें पहाड़ों में रास्ता बनाना छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन रास्ता को गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से बनाना पड़ेगा। हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे जियोग्राफिकल सर्वे, क्षेत्र की जियोग्राफिकल स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि लैंडस्लाइड और अन्य भूगर्भीय खतरों का आकलन किया जा सके। ड्रेनेज सिस्टम, पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए उचित जल निकासी प्रणाली का निर्माण करना चाहिए, ताकि मिट्टी का कटाव और लैंडस्लाइड रोका जा सके। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, निर्माण के दौरान पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने के उपाय करने चाहिए, जैसे कि पेड़ों की कटाई को सीमित करना और वनस्पति को संरक्षित करना। लेकिन इन सब के बावजूद भी लैंडस्लाइड को पूरी तरह से रोकना इम्पॉसिबल है। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये घट के ही रहेगी, लेकिन कुछ उपायों का इस्तेमाल करके इसके खतरे को कम किया जा सकता है, जैसे रिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन से मिट्टी कमजोर होती है और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता है, तो वहीं रिफोरेस्टेशन करके इसके खतरे को कम किया जा सकता है, क्योंकि पेड़ लगाने से मिट्टी को स्टेबल करने और कटाव को रोकने में मदद मिलती है। जैसे बांस लगाया जा सकता है, घास लगाया जा सकता है। बांस की जड़ें मिट्टी को मजबूती प्रदान करती है और कटाव को रोकती है। घास की जड़ें भी मिट्टी को पकड़ कर रखती है और पानी के बहाव को नियंत्रित करती है। और विशेष रूप से गहरे जड़ वाले वृक्ष जैसे कि पीपल, बरगद और नीम का पेड़ मिट्टी को स्थिर रखते हैं। लेकिन कई सारी जगह ऐसी भी होती है जहां पर आप रिफोरेस्टेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में सरकार द्वारा कंक्रीट के बड़े बड़े वॉल बनाए जाते हैं, जालियां लगाई जाती है लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। उसके बाद भी अगर खतरा बना रहता है, और खासकर उन जगहों पर जहां पर इंसानी बस्ती है या बहुत ही इंपोर्टेंट रूट वहां से होकर गुजरती है, तो ऐसी जगह पर यूज किया जाता है लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम को। और ये सिस्टम ऑलरेडी नेपाल में कई जगहों पर इंस्टॉल किया जा चुका है। इसमें कई तरह के सेंसर लगे हुए होते हैं, जो कि लगातार उस जगह को स्कैन करता रहता है, जिससे पता लगाया जाता है कि लैंडस्लाइड का खतरा कितना ज्यादा है। ये वार्निंग सिस्टम कई स्टेजेस में काम करती है। नंबर 1, सेंसर्स एंड मॉनिटरिंग। इसमें कई किस्म के सेंसर लगे हुए होते हैं, जैसे कि भूगर्भीय सेंसर, वेदर सेंसर और वाटर लेवल सेंसर का प्रयोग करके उस जगह की निगरानी की जाती है। ये सेंसर मिट्टी की नमी, ढलान की गति और बारिश की मात्रा जैसी महत्वपूर्ण जानकारी कलेक्ट करती है। नंबर 2, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। यहाँ पर सेंसर से प्राप्त डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसके बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है, जिससे संभावित लैंडस्लाइड की पहचान की जाती है। नंबर 3, मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग। प्राप्त डाटा के आधार पर कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करके लैंडस्लाइड की संभावना का पहले से ही अनुमान
लगाया जाता है। ये मॉडलिंग प्रक्रिया संभावित खतरों का आकलन करने में मदद करती है। नंबर 3, वार्निंग स्पिरिट। और अगर लैंडस्लाइड का खतरा पाया जाता है तो चेतावनी जारी की जाती है। ये चेतावनी लोकल कम्युनिटीज, सरकारी एजेंसीज और अन्य संबंधित पक्षों को भेजी जाती है। नंबर 5, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। चेतावनी मिलने पर इमरजेंसी रिस्पॉन्स योजनाएं एक्टिव की जाती है। इसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना और अन्य सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ये 6 पॉइंट हमेशा याद रहना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपकी जान बचा सकती है। नंबर 1, चूज लोकेशन। सबसे पहले तो आप लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों से दूर ही रहे। पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाते समय स्थिर और सुरक्षित स्थान का चयन करें। नंबर 2, सतर्कता। भारी बारिश के दौरान सतर्क रहे। यदि आप किसी लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र में रहते हैं तो मौसम की जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें। नंबर 3, अर्ली वार्निंग सिस्टम। स्थानीय प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का पालन करें। यदि कोई चेतावनी जारी की जाती है तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। नंबर 4, इमरजेंसी किट। एक इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखें जिसमें आवश्यक दवाइयां, पानी, भोजन, टॉर्च और दूसरी आवश्यक चीजें शामिल हो। नंबर 5, सुरक्षित मार्ग। लैंडस्लाइड के दौरान सुरक्षित जगहों की जानकारी पहले से रखें। नंबर 6, समुदाय की भागीदारी। अपने समुदाय के साथ मिलकर लैंडस्लाइड के जोखिम को कम करने के उपाय करें और एक दूसरे की मदद करें। इन कदमों का पालना करके आप लैंडस्लाइड के दौरान अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और लोगों की जान बचाई जा सकती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।